नमस्कार दोस्तों, मैं राज बहादुर आरआर स्टडी जोन में आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा सेशन है ईवीएस के कुछ क्वेश्चंस आपके सामने हम प्रस्तुत करेंगे। ये हमारा टॉपिक है पर्यावरण शिक्षण का अर्थ। पर्यावरण शिक्षण के अर्थ में जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। अगर ये सेशन आपको पसंद आए तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और आप इन प्रश्नों के उत्तर कमेंट के माध्यम से भी बता सकते हैं। जैसा कि आप सभी को बहुत ही दुख की बात है कि 28 नवंबर को यूपी टेट का एग्ज़ाम होना था। कुछ सेंटर्स पे तो एग्ज़ाम हो भी गया था और कहीं कहीं पर ऐसा हुआ कि एग्ज़ाम चलते हुए बता दिया गया कि पेपर लीक होने के कारण ये पेपर स्थगित कर दिया जा रहा है, कैंसिल कर दिया जा रहा है। फिर उसके बाद न्यूज़ आती है कि 1 महीने के अंदर पेपर कराने की घोषणा की जा रही है। क्या आप उम्मीद कर सकते हैं कि ये यूपी टेट का एग्ज़ाम 1 महीने के अंदर हो सकता है, यानी दिसंबर महीने में क्या एग्ज़ाम हो पाएगा? हमारी समझ से तो ऐसा लग रहा है कि ये पेपर आपका दिसंबर महीने में नहीं हो पाएगा। अगर आपने यूपी टेट का फॉर्म फिल किया है तो आप यूपी टेट की तैयारी में जुड़ जाएं। आप यूपी टेट पास करने के बाद भी सहायक अध्यापक भर्ती में शामिल हो सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने प्रश्न की तरफ। आपकी स्क्रीन पे ये रहा आज का हमारा पहला क्वेश्चन। दिया गया है कि निम्न में से शिक्षण की कौन सी विशेषताएं हैं। आपके सामने 4 कथन दिए गए हैं। शिक्षण एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है, या शिक्षण औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार से होता है, या शिक्षण में विभिन्न कौशलों का समावेश होता है, या शिक्षण कला और विज्ञान दोनों हैं। आपके पास ऑप्शंस हैं कथन 1, 2 और 3 सही, या कथन 1, 2, 3 और 4 सही, या कथन 1 और 2 सही, या फिर केवल कथन पहला ही सत्य है। तो क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? आपको बता दें, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। यानी ये जो 4 कथन जो दिए गए हैं, ये चारों कथन शिक्षण की विशेषताएं हैं, क्योंकि शिक्षण एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। ठीक है, और ये औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार से की जाती है, और इनके कौशलों का समावेश भी होता है, और शिक्षण जो है कला और विज्ञान दोनों के माध्यम से किया जाता है। ठीक है, तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उम्मीद करते हैं ये जो भी क्वेश्चंस हैं आपके सामने अच्छे लगेंगे क्वेश्चन, और ये एग्ज़ाम की दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि निम्न कथन किसका है। यानी ये कथन दिया गया है, ये आपको बताना है कि ये कथन किसने दिया है। पर्यावरण ही शिक्षक है और शिक्षा का कार्य छात्र को उसके अनुकूल बनाना है। ये कथन किसका है? ऑप्शन है आपके सामने थॉम्पसन, पियाजे, स्किनर या फिर जॉन ड्यूवी। क्या होगा इसका सही उत्तर, आप बताइए। तो आपको बता दें, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। यानी थॉम्पसन के अनुसार बताया गया है कि पर्यावरण ही शिक्षक है और शिक्षा का कार्य छात्र को उसके अनुकूल बनाना है। अतः पर्यावरण शिक्षण वह शिक्षण है जो पर्यावरण के माध्यम से पर्यावरण के विषय में और पर्यावरण के लिए की जाती है। पर्यावरण शिक्षण किसी व्यक्ति को पर्यावरण से उचित संबंध रखना ही नहीं सिखाती, बल्कि पर्यावरण को अपने अनुकूल करना भी सिखाती है। ठीक है, इसमें और भी बताया गया है कि पर्यावरण शिक्षण और पर्यावरण का अध्ययन की अवधारणाएं एक उद्देश्य भिन्न हैं। पर्यावरण शिक्षण और पर्यावरण अध्ययन दोनों अक्षरशः समानार्थी नहीं हैं। जहां पर्यावरण अध्ययन में किसी छात्र के परिवेश, यानी प्राकृतिक, सामाजिक और आर्थिक, जहां पर आपका वर्ड आ जाए परिवेश, तो परिवेश में 3 चीज़ें शामिल होती हैं। एक तो प्राकृतिक, दूसरा सामाजिक और तीसरा आर्थिक। इसके विषय में समझ को विकसित करना है। वही पर्यावरण शिक्षण पर्यावरण संबंधित समस्याएं, उनका निवारण और पर्यावरण को संरक्षित रखने से संबंधित है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी थॉम्पसन ने ऐसा कहा है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा। दिया गया है प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन पर्यावरण शिक्षण के महत्व को नहीं दर्शाता है। आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं कि पर्यावरण शिक्षण नागरिक चेतना को बढ़ाती है, या पर्यावरण शिक्षण हमें पर्यावरण और मनुष्य की क्रियाओं के अंतः संबंध को दर्शाता है, या
शिक्षार्थियों में उनके परिवेश के विषय में समझ को विकसित करता है, या फिर यह पर्यावरण की समस्याओं, उनके निदान और पर्यावरण का संरक्षण करना सिखाता है। क्या होगा इसका सही उत्तर? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, कि यह शिक्षार्थियों में उनके परिवेश के विषय में समझ को विकसित करता है। ऐसा जो है पर्यावरण शिक्षण के महत्व को नहीं दर्शाता है। आपको बता दें कि पर्यावरण शिक्षण के निम्नलिखित महत्व हैं। पर्यावरण क्या है कि हमारे पर्यावरण में सभी चीज़ें उपस्थित हैं और सभी चीज़ें सभी के लिए हैं, और इन सभी चीज़ों को सभी के लिए बचाए रखने के लिए पर्यावरण शिक्षण अति आवश्यक है। पर्यावरण शिक्षण के महत्व निम्नलिखित हैं, जिसमें से महत्व हैं कि पहला है, पर्यावरण शिक्षण हमें पर्यावरण की समस्याओं, उनके निदान और पर्यावरण का संरक्षण करना सिखाता है। पर्यावरण शिक्षण के द्वारा हम पर्यावरण को संतुलित रख सकते हैं। नेक्स्ट है, पर्यावरण शिक्षण नागरिक चेतना को बढ़ाती है। पर्यावरण शिक्षण हमें पर्यावरण और मनुष्य की क्रियाओं के बीच के संबंध को दर्शाता है। पर्यावरण शिक्षण से हमें ज्ञात होता है कि पर्यावरण के घटक जैविक जैसे पेड़ पौधे, जानवर, और अजैविक जैसे प्रकाश, वायु, जल इत्यादि हमारे लिए क्यों आवश्यक हैं। नेक्स्ट है कि पर्यावरण शिक्षण हमें प्रदूषण और उससे जनित दुष्प्रभावों के विषय में बताता है। ये पर्यावरण शिक्षण के महत्व हैं। तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पे। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य संबंधित है। कथन है आपके सामने कि शिक्षार्थियों में वास्तविक जीवन की चिंताओं के विषय में समझ उत्पन्न करना, या शिक्षार्थियों में सामाजिक मूल्यों और भावनाओं का विकास करना ताकि वे स्वस्थ स्पर्धा के लिए तैयार हो सकें, या शिक्षार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना, या फिर उपरोक्त में से सभी। क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? तो आपको बता दें इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। यानी ये जो सारी चीज़ें जो दी गई हैं, जैसे प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन को पढ़ाने के लिए इनके उद्देश्य हैं कि शिक्षार्थियों में वास्तविक जीवन की चिंताओं के विषय में समझ उत्पन्न करना तथा शिक्षार्थियों में सामाजिक मूल्यों व भावनाओं का विकास करना ताकि वे स्वस्थ स्पर्धा के लिए तैयार हो सकें, और शिक्षार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए भी प्रेरित करना चाहिए। यही इनके प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन के उद्देश्य हैं। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक को निम्नलिखित में से कौन से पर्यावरण शिक्षण के उद्देश्य का अनुसरण नहीं करना चाहिए। ऑप्शन दिए गए हैं कि शिक्षार्थियों में पर्यावरण के प्रति साकल्यवादी दृष्टिकोण का विकास करना, मनुष्य के जीवन पर पड़ने वाले पर्यावरण के विभिन्न प्रभावों से अवगत कराना, या फिर विज्ञान के आधारभूत प्रत्ययों और सिद्धांतों को रट कर याद कराना, या फिर प्राकृतिक भिन्नता और उसके कारणों को बताना। क्या होगा इसका सही उत्तर? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बताया गया है कि पढ़कर यानी रटने की जो पद्धति है इसको नहीं बताया गया है। ठीक है, कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक को विज्ञान के आधारभूत प्रत्ययों और सिद्धांतों को रट कर याद कराना ये शिक्षण के उद्देश्य को अनुसरण नहीं कराता है। ठीक है, जबकि बाकी के जो 3 ऑप्शन हैं ये पर्यावरण शिक्षण के उद्देश्यों को अनुसरण करता है, जैसे शिक्षार्थियों में पर्यावरण के प्रति साकल्यवादी दृष्टिकोण का विकास कराना तथा मनुष्य के जीवन पर पड़ने वाले पर्यावरण के विभिन्न प्रभावों से अवगत कराना तथा प्राकृतिक भिन्नता और उसके कारणों को बताना। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि कक्षा 4 की पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका सुनैना अपने शिक्षार्थियों से तेल जैसे पेट्रोल और डीजल से और बिना तेल से चलने वाले वाहनों के नाम लिखने को कहती है। इस गतिविधि के द्वारा वह शिक्षार्थियों में निम्न में से कौन से कौशलों का विकास कराना चाहती है। कथन है अवलोकन करना, पहचानना, जानकारी इकट्ठा करना, या फिर रिकॉर्ड करना यानी लिखना। ऑप्शन दिए गए हैं कि केवल कथन 1 और 2, केवल कथन 1, या फिर केवल कथन 1, 2 और 3, या फिर सभी कथन 1, 2 और 3, 4 सही हैं।
क्या होगा इसका सही उत्तर? तो आपको बता दें इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी सारे जो भी कथन जो दिए गए हैं ये सारे कथन सही हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि इसके माध्यम से जो शिक्षिका सुनैना है ये बच्चों को अवलोकन भी कराना चाहती है, पहचानना भी चाहती है कि ये पहचान पाएंगे नहीं पहचान पाएंगे, और जानकारी भी इकट्ठा कराना चाहती हैं। और रिकॉर्ड, यानी रिकॉर्ड का मतलब एक बायोडाटा डिटेल एक तैयार करनी, जिसमें से आपको बताना है कि कौन से वाहन तेल से चलते हैं और कौन से वाहन बिना तेल के चलते हैं। ठीक है, तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कक्षा 4 के पर्यावरण अध्ययन की छात्रा प्रीति बगीचा भ्रमण के बाद अपनी नोटबुक में यह लिखती है कि वह सभी पौधों की पत्तियां एक जैसी नहीं हैं, परंतु उनका कार्य एक ही होता है। इस गतिविधि से प्रीति में निम्न में से किस कौशल का विकास होता है? अवलोकन करने का, वस्तुओं को विभेदीकरण करने का, वस्तुओं की तुलना व वर्गीकरण करने का, या फिर पूर्वानुमान लगाने का। क्या होगा इसका सही उत्तर? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए, जैसा कि इसमें बताया गया है कि एक नोटबुक में लिखती है कि सभी पौधे जो हैं इनकी पत्तियां समान नहीं होती हैं। ठीक है, और इनका कार्य भी इनकी सभी पत्तियां समान नहीं होती हैं, लेकिन इनका कार्य एक ही होता है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि दोनों के बीच में तुलना कर रही है और इनके वर्गीकरण को भी बता रही है। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका संघमित्रा ने शिक्षार्थियों को बताया कि अब भारत में भी महिलाएं वायुसेना में पायलट बन सकती हैं। इस संदेश के द्वारा वह शिक्षार्थियों को क्या बताना चाहती हैं? ऑप्शन है कि महिलाएं अब ज़्यादा बहादुर हो गई हैं, या लैंगिक रूढ़वादिता के भ्रम को तोड़ना चाहती हैं, या सरकार अब उदार हो गई, या फिर उपरोक्त में से कोई भी कथन सत्य नहीं है। क्या होगा इसका सही उत्तर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। आप सभी को पता होना चाहिए महिला सशक्तिकरण। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है, तो इसी की दृष्टि से ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने का मतलब ये है कि अब महिलाओं को भी, जैसे अभी एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी में भी महिलाओं को भी जोड़ा गया है, सीडीएस में भी महिलाएं आने लगी हैं। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारी जगहों पर महिलाओं को भी प्रवेश दिया जा रहा है, यानी महिलाओं को भी शामिल किया जा रहा है। तो इसकी दृष्टि से ऑप्शन बी सही हो जाएगा कि कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका संघमित्रा ने शिक्षार्थियों को बताया कि अब भारत में भी महिलाएं वायुसेना में पायलट बन सकती हैं। ये संदेश क्या है कि वो शिक्षार्थियों को बताना चाहते हैं कि लैंगिक रूढ़वादिता के भ्रम को तोड़ना चाहती हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि जानवरों के विषय में पढ़ाते हुए रविकांत शिक्षार्थियों से निम्न प्रश्न पूछता है। प्रश्न क्या है? कथन के वाइज दिए गए हैं कि क्या जानवर सांस लेते हैं, क्या जानवर भोजन करते हैं, क्या जानवर हमारे काम आते हैं। इसमें बताना है कि उपरोक्त प्रश्नों के द्वारा रविकांत शिक्षार्थियों में कौन सा कौशल विकसित करने का प्रयास कर रहा है? संवेगात्मक, वर्गीकरण, अवलोकन, या फिर चिंतन। क्या होगा इसका सही उत्तर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी चिंतन। जानवरों के विषय में जो रविकांत शिक्षक हैं ये शिक्षार्थियों को बताना चाहते हैं इनके चिंतन के बारे में। ठीक है, चिंतन कौशल को विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं। अगला प्रश्न है कि शिक्षार्थियों को यह बताया जाता है कि पर्यावरण हमारी धरोहर है और हम उसके पालक हैं। इससे क्या है? कथन दिए गए हैं कि शिक्षार्थियों में भौतिक परिवेश के प्रति जागरूकता व संवेदनशीलता का विकास होता है। शिक्षार्थियों में सामाजिक परिवेश के प्रति जागरूकता और संवेदनशीलता का विकास होता है, या शिक्षार्थियों में सामाजिक मूल्यों और भावनाओं का विकास होता है, या शिक्षार्थी पर्यावरण से परिचित होते हैं। क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, कि शिक्षार्थियों में भौतिक परिवेश के प्रति जागरूकता और संवेदनशीलता का विकास करना जो है पर्यावरण
से संबंधित है। इसमें बताया गया है कि पर्यावरण हमारी धरोहर है और हम उसके पालक हैं। ठीक है, ये जागरूकता और संवेदनशीलता का विकास करना है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि कल्पना परक बनने या पूर्वानुमान लगाने से शिक्षार्थी क्या होते हैं। ऑप्शन दिए गए हैं कि वास्तविक जीवन की चिंताओं को समझने योग्य बनाते हैं, विषय की आधारभूत अवधारणाओं को सिखाने योग्य बनते हैं, या इनके व्यवहारिक कौशलों का विकास होता है, या अगले स्तर के अध्ययन के लिए तैयार होते हैं। क्या होगा इसका सही उत्तर? तो आपको बता दें कि कल्पना परक बनने या पूर्वानुमान लगाने से शिक्षार्थी के वास्तविक जीवन की चिंताओं को समझने योग्य बनते हैं। ठीक है, जब तक इनके अंदर समझने के विचार नहीं होंगे तब तक ये पूर्वानुमान नहीं लगा पाएंगे, कल्पना नहीं कर पाएंगे किसी चीज़ के बारे में। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक है। अभिप्रेरणा, परिवार, पुरस्कार व दंड, या फिर समाज। क्या होगा इसका सही उत्तर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा से सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला एक व्यक्तिगत कारक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि खोजने की क्रियाएं या व्यवहारिक क्रियाएं क्या हैं। ऑप्शन है बच्चों को शब्दावलियाँ और परिभाषाएं सिखाने में मदद करती हैं, या बच्चों के ज्ञान विस्तार के लिए सूचनाएं प्रदान करती हैं, या बच्चों में संज्ञानात्मक कौशलों का विकास करती हैं, या बच्चों के शारीरिक विकास में मदद करती हैं। क्या होगा इसका सही उत्तर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी खोजने की जो क्रियाएं हैं या व्यवहारिक क्रियाएं जो हैं ये बच्चों में संज्ञानात्मक कौशलों का विकास करती हैं। ठीक है, कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताना चाहता हूं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पर्यावरण शिक्षण के उद्देश्य क्या हैं, तो पियाजे के अनुसार बताया गया है कि बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। ऐसा पियाजे का कथन है। इसमें निम्न उद्देश्य हैं, कुछ उद्देश्य आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। इसमें है कि विद्यार्थियों में निम्न कौशलों का विकास करना, विद्यार्थियों में एक अच्छे नागरिक के गुणों का विकास करना, प्राकृतिक भिन्नता और इसके कारणों को बताना, आसपास के पर्यावरण से विद्यार्थियों को परिचित कराना, पर्यावरण के प्रति विद्यार्थियों में जिज्ञासा, रुचि, कल्पना व स्मरण शक्ति का विकास करना, विद्यार्थियों में सामाजिक प्रवेश के प्रति जागरूकता और संवेदनशीलता का विकास करना, और उनमें सामाजिक मूल्यों व भावनाओं का विकास करना ताकि वे स्वस्थ स्पर्धा के लिए तैयार हो सकें। मनुष्य के जीवन पर पड़ने वाले पर्यावरण के विभिन्न प्रभावों को बताना, ये पर्यावरण शिक्षण के निम्न उद्देश्य हैं। अब आपको बता दें कि अवलोकन करना, पहचानना या जानकारी इकट्ठा करना या रिकॉर्डिंग करना क्या है। ये उपरोक्त जो कौशल हैं इसमें से विद्यार्थी पेड़ पौधों, जानवरों या अन्य चीज़ों को गौर से देखता है और उनकी पहचान करके उनके विषय में जानकारी एकत्रित करता है और तत्पश्चात उनके बारे में लिखता है, यानी रिकॉर्ड करता है। जैसे परिवहन के साधनों का अवलोकन करके कोई बच्चा यह पहचान लेता है कि कोई वाहन तेल जैसे पेट्रोल या डीजल से चलता है या फिर बिना तेल के चलता है। उसके बाद तेल से चलने वाले और बिना तेल के चलने वाले वाहनों का नाम लिखना। ठीक है, ये अवलोकन करने से संबंधित है। नेक्स्ट है वस्तुओं का विभेदीकरण करना। विभेदीकरण करने का तात्पर्य है कि उपरोक्त उदाहरण में बच्चों ने यह पता लगाया कि वाहन तेल और बिना तेल के चलते हैं, यही विभेदीकरण है। विभेदीकरण का मतलब है कि किसी भी दो चीज़ों के बारे में अंतर को पहचानना। ठीक है, नेक्स्ट है कि वस्तुओं की तुलना और वर्गीकरण करना। कोई भी दो वस्तुएं हैं उनके बीच में तुलना की जाए और उनके वर्गीकरण को बताया जाए। ठीक है, नेक्स्ट है वस्तुओं के बीच सहसंबद्धता स्थापित करना। जैसे बच्चे ने यह देखा कि साइकिल मोटरसाइकिल या स्कूटर की अपेक्षा धीरे चलती है, यानी साइकिल जो है वो मोटरसाइकिल या स्कूटर की अपेक्षा धीरे चलती है, परंतु साइकिल से धुआं नहीं निकलता है और मोटरसाइकिल या स्कूटर से धुआं निकलता है। इस तरफ उसने वस्तुओं के साथ एक नई संकल्पना को जोड़ा है। यही वस्तुओं के बीच सहसंबद्धता स्थापित करना है। जबकि कल्पना परक यानी कल्पनाशील बनना या पूर्वानुमान लगाना,
बच्चे ने यह सोचा कि अगर किसी दिन तेल ख़त्म हो जाएगा तो साइकिल तो चलती रहेगी, परंतु आपकी बाइक या स्कूटर नहीं चलेंगे। इस तरह उसके अंदर एक नई सोच विकसित हुई है और उसका ये कारण बताया गया है। ठीक है, ये हो गया आपका कल्पनाशील या पूर्वानुमान लगाना। नेक्स्ट है समस्या को पहचानना या उसका हल सुझाना। बच्चे ने देखा कि जब भी वह तेल चलित वाहनों के आसपास होता है तब उनके धुएं से उसको खांसी हो जाती है और फिर उसकी तबीयत खराब हो जाती है। इस तरह उसने निष्कर्ष निकाला कि तेल चलित वाहन प्रदूषण फैलाते हैं। उसने इसका हल सुझाया कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा तेल रहित वाहनों का प्रयोग करना चाहिए, यानी जो तेल से ना चलें, जैसे साइकिल। ये हो गया आपको समस्या को पहचानना और उसका हल निकालना। अगला है कि किसी तथ्य की जांच यानी सर्वेक्षण करना और फिर उसका निष्कर्ष निकालना। बच्चे ने अपनी कल्पना की पुष्टि के लिए सभी तेल चलित वाहनों के विषय में खोजबीन की और यह निष्कर्ष निकाला कि सभी तेल चलित वाहन प्रदूषण फैलाते हैं। ये हो गया सर्वेक्षण करना यानी और उसका निष्कर्ष निकालना। अगला है संवेदनशील बनना। बच्चा पर्यावरण के प्रति संवेदनशील हो गया है और उसने सोचा कि अगर इस तरह पर्यावरण में प्रदूषण फैलता है तो एक दिन पर्यावरण जीवों के लिए सुरक्षित नहीं रहेगा। ये हो गया एक संवेदनशील बनना, बच्चे का संवेदनशील बनना। अगला है नेक्स्ट है कि चित्र, चार्ट, मानचित्र, रेखा चित्र, आरेख या लेखा चित्र आदि को पढ़ना और बनाना। इसमें क्या है कि बच्चे ने चित्रों, चार्टों आदि के माध्यम से भी यह जानना कि तेल चलित वाहन कितना प्रदूषण फैलाते हैं और पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं। यदि पर्यावरण को प्रदूषण रहित और स्वस्थ बनाना है तो हमें तेल रहित वाहनों या सार्वजनिक वाहनों का अत्यधिक उपयोग करना चाहिए। अगर किसी बच्चे या विद्यार्थी में उपरोक्त कौशलों का विकास होता है तब अधिगम यानी सीखने का सार्थक होता है। अगला है कि सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक। इसमें से क्या है कि किसी भी बच्चे या विद्यार्थी के सीखने की प्रक्रिया निम्नलिखित कारणों से प्रभावित होती है। नंबर 1 व्यक्तिगत कारक, दूसरा है वातावरणीय कारक। दो माध्यम से ही बच्चे में सीखने की प्रक्रिया होती है। व्यक्तिगत कारक क्या है? इसमें से कुछ कारक हैं जैसे बुद्धि, रुचि, इच्छा और दृढ़ता, परिपक्वता, अभिप्रेरणा, अभ्यास, चिंता, थकान और स्व अध्ययन की विधि। ये हो गए व्यक्तिगत कारक। जबकि वातावरणीय कारक क्या है कि परिवार, विद्यालय और समाज का वातावरण कैसा होना चाहिए, कक्षा का वातावरण कैसा होना चाहिए, शिक्षक का व्यक्तित्व कैसा हो, अध्यापन विधि और अध्ययन सामग्री कैसी हो, विषय का स्तर कैसा हो, पुरस्कार और दंड और शिक्षा की गुणवत्ता कैसी हो, ये वातावरणीय कारक हैं। अगर परिवार, विद्यालय और समाज का वातावरण अच्छा नहीं होगा तो सीखने की प्रक्रिया में बाधा भी हो सकती है। अगर कक्षा का वातावरण नहीं अच्छा होगा तो सीखने की प्रक्रिया में बाधा भी हो सकती है और उसके व्यक्तित्व में भी बदलाव हो सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये सेशन अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको आगामी वीडियोज़ के भी नोटिफिकेशंस मिल सकें। तो मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू।